नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। अच्छा हुआ आज हमारे बीच कर्पूरी या अम्बेडकर नहीं है, वरना नेताओं के दरबार में अपने जाति का सर्टिफिकेट लेकर वो भी घूम रहे होते। और अगर अच्छा बोलने की कला होती तो प्रवक्ता बनकर हर बात का समाधान सिर्फ बात से ही कर रहे होते। प्रवक्ता दरअसल राजनीति के नए वैज्ञानिक हैं जो गणित को हिंदी के बराबर भी साबित कर सकते हैं। खैर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर्पूरी के विषय में कहा कि जनसंघ ने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया था, यानी कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने पर अब एहसान की भावना दिखाई जा रही है। दुनिया भर के लेखकों का करियर खतरे में है क्योंकि वो पता नहीं क्यों बार बार लिखते हैं कि कर्पूरी गुणी भी थे। आज पता चला कि वो इसलिए नेता बने क्योंकि वो दलित थे। वैसे उन्हें कुर्सी से उतारने के दौरान जनसंघ का दलित प्रेम कहाँ था, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमारे देश में दलित प्रेम दलितों को मिलने वाली सरकारी मदद की तरह है जो कभी भी भटक जाती है और जब नेता चाहें उसे वापस ला भी सकते हैं। नेताओं की इसी मायावी कला का नमूना बिहार की राजनीति में भी दिख रहा है, उस पर भी बात करेंगे। उधर बिहार में अपराधियों का भरोसा सरकार पर बढ़ रहा है, इसलिए नहीं कि वो सरेंडर करेंगे बल्कि इसलिए कि वो जुर्म करेंगे और उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा। उम्मीद है कि बिहार के मुख्यमंत्री ये ना कहें कि अपराधियों का विकास भी एक तरह से विकास ही है, और ऐसे इस मामले में भी हम नीतीश कुमार से आगे निकल चुके हैं। वैसे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नक्सली हमारे भाई हैं, तो अगली बार जब आप जनता दरबार में नक्सलियों की शिकायत करने की सोच रहे हो तो पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के भाई से पंगा लेने की इच्छा अगर हो तो रिस्क आपके ऊपर। ये मत कहिएगा कि डीएनए में बताया नहीं गया। और आइए अब खबरों को समझने की कोशिश करते हैं। 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, लेकिन जयंती के पहले बिहार की सियासत में उबाल है। हर कोई खुद को कर्पूरी का असली वारिस बताने में जुटा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को कर्पूरी से जोड़ दिया और बीजेपी को पिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी करार दिया। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या गांधी, नेहरू और पटेल पर कब्जा जमा चुकी बीजेपी कर्पूरी से खुद को जोड़कर मिशन बिहार में कर्पूरी के समाजवादी शिष्यों को मात देना चाहती है? एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। 80 के दशक में जनसंघ की वजह से अपनी कुर्सी गंवाने वाले कर्पूरी ठाकुर अचानक जनसंघ के करीबी बना दिए गए। 1978 के बाद देश में सांप्रदायिक तनाव के मुद्दे पर कर्पूरी और जनसंघ आमने सामने आ गए थे, पर आज बिहार में कर्पूरी को लेकर बीजेपी जज्बाती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की राजनीति को भी कर्पूरी से जोड़ दिया। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उनका जो स्वप्न था वो पूरा करने का काम और कोई पार्टी ने नहीं किया। उनके स्वप्न को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज एक पिछड़ा समाज से निकला हुआ गरीब बालक नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं कर सकती। राजनीतिक जमात ने कर्पूरी की जाति को भी नहीं बख्शा। इतिहास के पन्नों को पलटकर बीजेपी भविष्य के रास्ते बना रही है। जाति की राजनीति से दूर रहने वाले कर्पूरी की चर्चा इस कदर हो रही है जैसे उनकी जाति ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया हो। और इसी मंत्र की गूंज के बहाने बीजेपी बिहार में दलितों को अपने पाले में करना चाहती है। पिछड़ा समाज से कर्पूरी जी मुख्यमंत्री भी बने, उप मुख्यमंत्री भी बने, और अब जैसे सुशील जी ने बताया, उनको मुख्यमंत्री बनाने में उस वक्त भी जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का एक अहम रोल रहा। संपूर्ण क्रांति के नारे को जीने वाले कर्पूरी के बहाने राजनीति को जिंदा करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रही है और दूसरी तरफ मांझी के मुद्दे पर भी जान देने को तैयार दिखती है। यानी बिहार में कर्पूरी के बहाने बीजेपी उस वर्ग को साधने निकली है जिसका समर्थन सत्ता तक पहुंचाने में हमेशा कामयाब होती है। पर कर्पूरी के नाम पर खींची गई ये लकीर कितनी लंबी है, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। प्रिजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रही है। महापुरुषों की जयंती मननी भी चाहिए, पर क्या यह सब कुछ इतना सीधा है जैसा दिख रहा है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना कर्पूरी ठाकुर का सम्मान है। और यही नहीं, खुद कर्पूरी के विषय में उन्होंने कहा कि जनसंघ ने एक गरीब को मुख्यमंत्री बनाया था। तो पहला सवाल इसी बात को लेकर है कि जनसंघ और कर्पूरी के रिश्ते कैसे थे।
कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, यह सच है कि उन्हें जनसंघ का समर्थन था। उस समय जनता पार्टी में जनसंघ का विलय हुआ या विलीन हुआ और दोनों के बीच समन्वय की स्थिति रही उस समय जरूर। ये जो हम बात अभी कर रहे हैं वो 1979-80 की बात है। तब राजनीतिक रूप से पहली बार कर्पूरी जनसंघ के इतने करीब आए थे। लेकिन आगे यह भी हुआ कि जल्द ही जनसंघ से उनका मोह भंग भी हुआ था। उस बात की चर्चा अमित शाह नहीं कर रहे। ऐसा हुआ तो समीकरण भी बदल गए उस समय, और फिर कह सकते हैं कि समीकरण बदल भी दिए गए जो कर्पूरी के खिलाफ गए। जनसंघ राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में खड़ा हो गया और फिर कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी भी पड़ी। उसके बाद ठाकुर ने संघ की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि संघ पूरी तरह से सांप्रदायिक है। यानी जनसंघ द्वारा कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने की बात जो आज कही जा रही है और बीजेपी जिस तरह से अपनी पीठ थपथपा रही है वो सिर्फ एक पक्ष की बात है। और इसके काउंटर में यह भी तर्क आता है कि फिर क्या सोचकर कर्पूरी ठाकुर जनसंघ के साथ चले गए थे? क्या उनका राजनीतिक मकसद नहीं था? क्या उनके राजनीतिक हित नहीं थे? तो जवाब यह भी आता है कि 1977 में देश की राजनीति या देश की ऐसी स्थिति थी कि विकल्प के रास्ते पर राजनीति की मजबूरी कर्पूरी ठाकुर के सामने में थी। पर देखिए 77 में वो जनसंघ के संपर्क में आए और 2 सालों बाद ही 79 में मनमुटाव की स्थिति आ गई। तो बात यहां तक उस समय पहुंच गई कि जनसंघ ने भी कर्पूरी ठाकुर को अवसरवादी कह दिया। यानी कर्पूरी ठाकुर ने सांप्रदायिक कहा तो जनसंघ ने भी अवसरवादी कहा। लेकिन आज अमित शाह कहते हैं कि उन्होंने या जनसंघ ने कम से कम उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। तो जिस तरह से अमित शाह कह रहे हैं कि किसी भी दल ने कर्पूरी ठाकुर का सम्मान नहीं किया या उनको सम्मानित नहीं किया और केवल जनसंघ ने किया, तो सवाल यह है कि इसके संदेश क्या है। बिहार की राजनीति में इस सत्ता तक पहुंचने के लिए बीजेपी के सामने नीतीश कुमार की चुनौती है और गवर्नेंस के मुद्दे पर बीजेपी नीतीश की उतनी ही तारीफ कर चुकी है जितनी नीतीश नरेंद्र मोदी की गुजरात में कर चुके हैं। यानी नीतीश के राज में बिहार में कुछ नहीं हुआ या विकास नहीं हुआ, इस तर्क के साथ बीजेपी मैदान में नहीं उतर सकती। जनता के सामने अगर बीजेपी कहती है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार का विकास नहीं हुआ, तो जनता इस तर्क को पचाएगी कैसे? तो फिर सवाल यह कि बिहार में बीजेपी के लिए आगे का रास्ता क्या है? और इसी सवाल के जवाब के साथ अमित शाह बिहार पहुंचे। नीतीश कुमार ने जिस सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से लालू प्रसाद यादव की राजनीति में सेंध लगाई थी, उसी फॉर्मूले को बीजेपी अपनाना चाह रही है या क्या उसी फॉर्मूले पर बीजेपी आगे चलकर अपने को या अपनी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएगी? लेकिन सवाल देखिए नीतीश कुमार से एक कदम आगे है। सवाल केवल नीतीश कुमार की राजनीति तक ही सीमित नहीं है। पहली बार बीजेपी को लग रहा है कि पूरे देश में उसके नाम का डंका बजने से कोई नहीं रोक सकता। कोई चुनौती नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर, कोई पार्टी नहीं है, कोई व्यक्तित्व तो सामने खड़ा नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाए कि जिस तरह कांग्रेस का एक दौर था, प्रदेश से लेकर देश तक हर जगह कांग्रेस, बीजेपी ठीक उसी रास्ते पर चल रही है और केवल चल नहीं रही है बल्कि उसे देखिए सफलता भी मिल रही है। और कांग्रेस का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गरीबी मिटाने का जो नारा कांग्रेस ने दिया था एक जमाने में, और गरीबी मिटाने के नारे को लेकर जिस तरह कांग्रेस की एक अमिट छाप लोगों के दिल में बनी और दशकों तक बनी रही, उसी तरह बीजेपी ने भी गरीबों की राजनीति का नब्ज पकड़ा है। मोदी को गरीब बताने से लेकर बनाने से लेकर बिहार में अब देखिए कर्पूरी को अपना बनाने तक बीजेपी कोशिश कर रही है। तो क्या बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया एक तरीके से? क्या बीजेपी कांग्रेसीकरण के राह पर है? इसकी एक वजह यह भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसकी गरीबी, याद रखिएगा, फिलहाल नरेंद्र मोदी के साथ या नरेंद्र मोदी के सामने चाय वाले की छवि को टक्कर दे सके। और यही वजह है कि बिहार में बीजेपी जीतन राम मांझी को भी उसी राजनीति के दायरे में लाना चाहती है जिसकी वजह से जेडीयू या आरजेडी की अपनी अलग अलग पहचान है। दलित की राजनीति करते हैं दल, अब बीजेपी दलित राजनीति में आएगी तो दूसरे दलों का क्या होगा? तो क्या यह भी मान लिया जाए कि दलितों की राजनीति बीजेपी अब खुलकर करेगी? कम से कम बिहार में दिखेगा। और पटेल की तरह ही अब कर्पूरी को लेकर भी राजनीतिक खींचतान होगी। और कांग्रेस द्वारा पटेल की उपेक्षा करने के मुद्दे को उछालने वाली बीजेपी क्या कर्पूरी के बहाने नीतीश और लालू को भी घेर पाएगी? थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। बिहार की राजधानी पटना से कुछ ही दूर आरा सिविल कोर्ट में एक ब्लास्ट हुआ। धमाके में एक महिला की और एक सिपाही की मौत हो गई, 16 लोग घायल हुए। घायलों में कई की हालत गंभीर है। धमाके के बाद 2 कैदी फरार भी हुए। इस घटना के लिए प्रशासन ने अपनी चूक मानी है और उसका कहना है कि बम के आदान प्रदान के दौरान विस्फोट हुआ।
हालांकि इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह नक्सली हमला था या अहम सवाल ये अपराधियों को छुड़ाने की कवायद में किया गया ये हमला था या आतंकी हमला था। और सबसे अहम बात ये कि क्या इन तीनों का आपस में कोई संबंध भी हो सकता है। एक रिपोर्ट दिखा रहा है। आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट। एक महिला बैग में लेकर आई थी बम। ब्लास्ट के दौरान 2 कैदी फरार। साल 2009 में भी यहां हो चुका है ब्लास्ट। फिर भी सिविल कोर्ट की सुरक्षा है भगवान भरोसे। आरा सिविल कोर्ट में शुक्रवार को हुई घटना नई नहीं है, सिर्फ तारीख बदली है। नई तारीख में हुई मौतों ने हालांकि ज्यादा असर किया है। पहले तो खबर आई कि विस्फोट में मानव बम का इस्तेमाल हुआ है, जिसके बाद देश भर का ध्यान इस ओर चला गया। लेकिन घटना के करीब 2 घंटे बाद बिहार के गृह सचिव ने इसे मामूली घटना करार दिया। और आरा में जो घटना हुई है उसमें 2 कैदी भाग गए हैं, तो लग रहा है कि उन्हीं लोगों को, प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उन्हीं लोगों को भगाने के लिए बम का इंतजाम किया गया था। पहले भी 2009 में भी इन्हीं कैदी के लिए यही घटना हुई थी, इसमें एक वकील मारे गए थे। तो अभी तो प्राइमा फेसी लग रहा है कि कैदी को भगाने के लिए ये किया गया। चश्मदीदों की माने तो कैदियों की पेशी के दौरान एक महिला बैग लेकर आई। जब एक पुलिसकर्मी ने इस महिला को रोका तो महिला ने ब्लास्ट कर दिया। इसमें महिला और पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई और इस दौरान कुख्यात लंबू समेत 2 कैदी फरार हो गए। मुख्य सचिव ने भी कहा कि कैदियों को भगाने के लिए ये विस्फोट किया गया। नहीं, मानव बम नहीं था, वो बम अदल बदल करने में वो फट गया, कोई उतना पावरफुल बम भी नहीं था। इस घटना से ये साफ हो गया कि आरा सिविल कोर्ट की सुरक्षा भगवान भरोसे है, क्योंकि पहले भी इसी कैदी की पेशी के दौरान साल 2009 में बम से धमाका किया गया था, जिसमें एक वकील की मौत हो गई थी। लेकिन आरा पुलिस ने शायद कोई सबक नहीं लिया। आरा से मनीष और पटना से साकेत कुमार, जी मीडिया। ये स्थिति जो आज हुई हमने आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन देखिए हाल के दिनों में जिस तरह से घटनाएं घटी हैं या बिहार में घट रही हैं, उसने नक्सलियों पर शक करना लाजिमी कर दिया है। अगर ब्लास्ट का नक्सल कनेक्शन है तो सवाल यह है कि क्या नक्सली शहर की ओर रुख कर रहे हैं और क्या अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए नक्सली अपराधियों को संरक्षण भी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां कानून के हाथ छोटे पड़ जाते हैं। ये जगहें बेशक बिहार सरकार की हुकूमत में हैं, पर यहां राज कोई और करता है। औरंगाबाद, गया और जमुई में लाल आतंक का खौफ कुछ ऐसा है कि यहां लोकतंत्र की रूह कांप उठती है। इन तीनों जिलों को देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में गिना जाता है। पर बिहार की समस्या यही खत्म नहीं होती। वो जमाना गया जब बिहार के ऊपर लाल साया मंडराता था। अब हकीकत यह है कि बिहार में लाल आतंक लहरा रहा है। नक्सली सरकार को चुनौती देने के लिए नए साथी और नई रणनीति की तलाश में रहते हैं, और जहां भी कानून की कोई कमजोर कड़ी उन्हें दिखती है, ये चुनौती देने में देरी नहीं करते। बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं इस ओर भी इशारा करती हैं कि कोई है जो उन्हें शह दे रहा है। अपराधियों के लिए हथियार सप्लाई से लेकर ट्रेनिंग तक सब कुछ आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में अपराधी रोज चुनौती दे सकते हैं। ये चुनौतियां समय समय पर अलग अलग घटनाओं के रूप में सामने भी आती हैं। तो क्या ये समस्या बढ़ती जाएगी? इस सवाल का जवाब हां इसलिए लगता है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ही नक्सलियों को भाईचारे के दायरे में रखना चाहते हैं। ये किसी राजनेता का व्यक्तिगत प्रेम नहीं है, बल्कि नक्सलियों के लिए हमदर्दी रखना राजनीति की रवायत रही है। कभी नीतीश कुमार नहीं कहा था कि इसका समाधान नहीं हो सकता। अब मांझी उन्हें भाई कहकर पुकार रहे हैं। इन सारी बातों का नतीजा हाजीपुर में भी देखने को मिला। नक्सलियों ने बिहार की राजधानी से महज कुछ मिनट की दूरी पर खुलेआम शहादत दिवस मनाए। यानी सरकार के सामने सरकार बनने के रास्ते पर निकल चुके नक्सली अब शहर के अपराधियों तक पहुंच बनाने की कोशिश में हैं। लाल आतंक के नुमाइंदे हर उस कमजोर कड़ी को अपने पक्ष में करते हैं जो सरकार के खिलाफ हो।
औरंगाबाद और गया जैसे पिछड़े इलाके में गरीबी और अपराध के साथ नक्सलियों ने ऐसी गठजोड़ बनाई है कि बिहार में अपराध के पन्ने नई तरह से लिखे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तमाम ऐसे रिपोर्ट्स कहती हैं, जैसे उड़ीसा के बारे में एक रिपोर्ट सामने आई कि वहां पर हथियार ऐसे मिले जो अमेरिका में बने थे और जो गोलियां वहां बरामद हुई वो पाकिस्तान से थे और ये सारे हथियार नक्सलियों के कब्जे से मिले थे। इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नक्सलियों का नेटवर्क इतना बड़ा हो रहा है, और अगर नक्सलियों का नेटवर्क बड़ा हो रहा है तो क्या वो शहर की तरफ जंगल से निकलकर क्या अपनी पहुंच शहर तक बनाने की कोशिश में है? क्योंकि अगर अपराधियों का गठजोड़ नक्सलियों से हो जाता है तो फिर सरकार के लिए या पुलिस प्रशासन के लिए रोजमर्रा देखिए चुनौती सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए इस घटना को से जोड़कर देखा भी जा सकता है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। झारखंड से कम उम्र के बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं और जवाब किसी के पास नहीं है कि वजह क्या है। एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। झारखंड के बच्चों पर किसकी नजर? कौन गायब कर रहा है बच्चों को? कहां गायब हो रहे हैं झारखंड के बच्चे? किसके शह पर हो रही है मानव तस्करी? कब तक गायब होते रहेंगे बच्चे? ऐसे कई सवाल हैं जो झारखंड की जनता पूछ रही है, क्योंकि राज्य में गायब होने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बच्चों पर काम करने वाली संस्था की माने तो झारखंड के बच्चे किसी रैकेट का शिकार हो रहे हैं और उनका नेटवर्क देश में ही नहीं विदेशों तक फैला हुआ है। आप पूरे देश में एक और आंकड़ा देखेंगे कि जितना बेघर बच्चों का संख्या है करीब 1 करोड़ के करीब अभी जो सर्वे रिपोर्ट आया था उसके अनुसार, तो ये बेघर बच्चे जब तक इसके पीछे ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं रहेगा तब तक ये बेघर बच्चे देखेंगे कि हर रेड लाइट एरिया पर उनसे भीख मंगवाया जाता है, मोबाइल चोरी का गुर उनको सिखाया जाता है और विभिन्न तरह के क्राइम में इनका उपयोग किया जाता है। तो इसके पीछे ज़रूर एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और बहुत सारे एक बताएंगे उसमें, जैसे कि बहुत बड़ा एक रैकेट काम कर रहा है इसके लिए। झारखंड में मिसिंग चाइल्ड से संबंधित आंकड़े साल 2011 से लेकर अब तक के हैं। वर्ष 2011 में 486 बच्चे लापता हुए, जिसमें 268 लड़के और 218 लड़कियां शामिल हैं। 2012 में 605 बच्चे लापता हुए, जिसमें 310 लड़के और 335 लड़कियां शामिल हैं। 2013 में 645 बच्चे लापता हुए, जिसमें 310 लड़के और 335 लड़कियां शामिल हैं। और साल 2014 में 486 बच्चे लापता हुए, जिसमें 219 लड़के और 267 लड़कियां शामिल हैं। इन 4 सालों को छोड़ दे तो इसके पहले के आंकड़े न सरकार के पास हैं न किसी संस्था के पास। इन आंकड़ों से ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 2222 लापता बच्चों के मामलों में सिर्फ 340 एफआईआर ही दर्ज हो पाया है। ये अहम सवाल यहाँ पर कि बच्चे गायब हो रहे हैं, जवाब किसी के पास नहीं है और इसका सीधा जो संबंध है वो संगठित अपराध से भी है, क्योंकि आगे बच्चे चलकर समाज में क्या बनेंगे ये आप ही समझ सकते हैं। नींद देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा विराम, आगे आ रहे हैं सैयद हुसैन।